हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है और आज अपन जो क्लास करने वाले हैं वो करेंगे धारा 60 से 66 तक। ये कंप्लीट हो जाएगा अध्याय नंबर 3। आप लोग पीछे का सारा रिवाइज करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि जब तक आप इसको 10 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये आपके ब्लड में नहीं आएगा। इसका मतलब रिवीजन मस्ट है। आगे पढ़ने की बजाय पहले का याद आपके कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग पीछे का रिवाइज करते रहिए साथ साथ में, फिर आगे पढ़ते रहिए। और साथ में कोशिश ये कीजिए कि आप खुद से क्वेश्चन बनाने की प्रयास कीजिए कि दिमाग से कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इसमें। तो आप उस माइंड सेट से पढ़ेंगे तो आप लोग शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। जैसे जो कोई धारा पढ़ रहे हैं आप लोग, उस धारा से पहले आप कोशिश ये कीजिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, अभी जो 5-7 मिनट की क्लास होगी इसमें आज आपको मैं ये बता दूंगा कि इस एक्ट को बेसिकली कैसे कवर करना है और उसको कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी हो रही है कि सर ये बताइए कि इस एग्जाम को किस प्रकार से मतलब ठीक से हैंडल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली तो मेरा फोकस इन चीज़ों पे होता नहीं है, वो आप लोग खुद से भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं टाइम खराब करने की बजाय पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर फिर भी अगर आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आता है, मान लेते हैं कि मैंने कुछ पढ़ाया और आप लोगों की कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसमें ये गलती आप लोगों की कम है, ये ज़्यादा मेरी है। क्योंकि आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए तो नैतिक रूप से तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा ना, कि मैंने आपको बताई है कोई चीज़ और वो आपके समझ में नहीं आई। फिर भी प्रयास तो मैं ये करता हूँ कि आप लोगों की सब कुछ ठीक से समझ में आए। नहीं आता तो आप अगर बताएंगे तो मैं वापस भी उसको पढ़ा सकता हूँ। आप 5 बार बोलेंगे तो 5 बार उसको पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास ये करना कि साथ में याद करते, क्योंकि आप लोग अगर असफल होते हैं याद करने में तो फिर उसमें आपसे पहले मैं ही असफल हो जाता हूँ। क्योंकि आप तो ये बताएंगे कि हमने ये चीज़ उनसे पढ़ी है, इसका मतलब हमें याद नहीं हुई, तो याद नहीं तो आप लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसलिए अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करना, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि स्टूडेंट की क्यूरी ये आ रही है कि इसको किस प्रकार से मैनेज करना है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैंने फिर भी आपको ये बोलता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है। हो सकता गलत हो सकता सही हो सकता आप पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए काम करे, किसी स्टूडेंट के लिए काम नहीं करे। मेरे अनुसार आपके टाइम को आपको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहला जो आपका शेड्यूल होगा, टाइम होगा, उसमें आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 अपने टाइम को 2 हाफ में बांटिए। चाहे तो आप सुबह 6 बजे या 7 बजे के टाइम से लेकर और फिर आप अपने 1 बजे के तक टाइम का मान सकते हैं। अपना उठने का सोने का कुछ भी रूटीन हो सकता है, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। फिर आप जैसे रेस्ट करते हैं और करते हैं, फिर 3-4 बजे से लेकर और रात का 9-10 बजे तक का इतना सफिशियंट होता है पढ़ने के लिए। अब वो रातों को जगना रो, फालतू मोटिवेट करना रो, ऐसा कुछ नहीं। अगर इतने समय आप ठीक से यूटिलाइज कर लेते हैं तो बहुत लंबा समय निकलता है। सुबह 6 बजे से लगा के रात को 11 बजे तक बहुत लंबा समय है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ने वाले होते हैं, कुछ जल्दी उठने वाले होते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। आप अपने टाइम को 2 भागों में बांटिए। ये क्लास, ये बात उनके लिए बता रहा हूँ जो स्पेशली फोकस करके चल रहे हैं नगर पालिका वाली, इस ईओ वाली एग्जाम पे, साथ ही साथ में आरएएस का सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक समय में आप अपना जीएस जो जीके वाला पोर्शन है वो आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें राजस्थान वाला सेक्शन है और साथ में पॉलिटी है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि सब पॉलिटी तो हमें आ रही है। देखिए, आरपीएस जिस प्रकार से क्वेश्चन आजकल फ्रेम कर रहे हैं वो पॉलिटी आना और नहीं आना बराबर हो गया है। इसलिए आप लोग इसको और अभी अच्छे से टाइम पड़ा तो अच्छे से डीप से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ताकि पॉलिटी वाला सेक्शन भी आपका बहुत अच्छा हो जाए। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि नगर पालिका वाले एक्ट को अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, पर ये अधूरी ठीक है। अधूरी ठीक इसलिए क्योंकि एक पार्ट से कभी सिलेक्शन होता नहीं है एग्जाम में। कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल बहुत कभी ऊपर है। कभी क्लास इसके लिए स्पेशली क्लास करेंगे, आपको बताएंगे इसके क्या क्या पावर्स है, क्या क्या पक्ष हैं, क्या इसकी मतलब भोकाल बोलते हैं ना यूपी में, क्या भोकाल है इसका कभी बताएंगे। जब कभी एक दिन क्लास लेंगे 1 घंटे की इस पर स्पेशली, तब आपका और मोटिवेशन, आपको जोश आएगा कि अपन इस पद की तैयारी कर रहे हैं। अपने समय को आपने 2 भागों में बांटा, नंबर 1 नंबर 2। इसमें जो पहला आपका टाइम है उसमें आप जीके वाले सेक्शन को पढ़ सकते हैं
और जो दूसरा वाला टाइम है इसमें आप नगर पालिका एक्ट को पढ़ सकते हैं। इसलिए एक कोई पर्टिकुलर टाइम एक पे डेडिकेट नहीं करना है। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठाने हैं। इसमें जैसे चाहे तो आप पॉलिटी उठा सकते हैं, चाहे राजस्थान का ज्योग्राफी उठा सकते हैं, चाहे आप राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री कम आता है, राजस्थान का कल्चर वाला सेक्शन उठा सकते हैं, और फिर साथ साथ में आप पॉलिटी वाला सेक्शन कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में नगर पालिका एक्ट को करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, साथ ही अभी एक सीईटी की भर्ती और आई है। मैं चाह रहा था कि बहुत जल्दीबाजी में वीडियो नहीं बना के आप लोगों को एक वीडियो अच्छे से बना के उस पर अपने स्ट्रेटेजी डिस्कस करें कि क्या सही में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक डिलेमा ये आ गया कि एक साइड में नगर पालिका वाली भर्ती है, एक साइड में अपने सीईटी का एग्जाम है, हो सकता है संभावना कुछ एक आध भर्ती और निकल कर आ जाए, जैसे अपने आरएस की भर्ती भी आ सकती है। तो फिर ऐसे इस दुविधा में किस प्रकार से अपन को कवर करना है, एक क्लास बनाएंगे इस पर। और साथ ही साथ में जो सीईटी का सिलेबस है उसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी इंक्लूड की गई है। जूनियर अकाउंटेंट में 2 सेगमेंट पिछले अकॉर्डिंग आरएसआर और जीएफएनआर 2 सब्जेक्ट होते हैं। जिस प्रकार आपको नगर पालिका एक्ट मैंने करवाया वो सारा डिटेल से आपको मैं दोनों पार्ट आरएसआर और जीएफएनआर की क्लास शुरू कर दूंगा ये पूरा होने के बाद में। साथ ही अगर आप लोगों के इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी आप लोगों की बहुत सिंपल भाषा में शुरू कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों से मैं बार बार पूछता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से सेक्शन की जरूरत है, तो आप लोग वो जरूर आप मुझे बता सकते हैं। अभी वाली जो क्लास अपनी होगी वो बेसिकली जो फोकस करके चलेंगे अपन, वो चलेंगे अपना अध्याय नंबर 3 चल रहा है और धारा 51 से 66 तक है, और आज अपना अध्याय पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन चौथे अध्याय में चले जाएंगे। चौथा अध्याय बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए, नगर पालिका वाला अपन पढ़ रहे हैं और अध्याय अपना 3 है। और अध्याय 3 में अपन धाराएं पढ़ रहे हैं 51 to 66। और इसमें आप लोगों को पता है कि अपन ने कहां तक कवर कर लिया था। धारा 51 पढ़ ली, धारा 52 पढ़ ली, धारा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक कर ली। फिर भी मैंने कल क्लास में बताया था कि आपको 59 और 60 की धारा में आपको वापस से थोड़ा सा बता दूंगा अगर ऐसा आपको कुछ लिखना है तो वैसे तो आप लोगों ने कल लिख लिया था, पर फिर भी आप लोग जानना चाहें तो धारा 59 में अपना था कि जो समिति हैं, जितनी भी कमेटीज बनेंगी, मैं वापस बोलता हूं आपको साधारण भाषा में समझना है। एडवोकेसी वाली भाषा मेरे पास बिल्कुल नहीं है और ना मैं उसमें बिलीव करता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट सी ठीक लिया उसको उत्तर ठीक कर सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए अपन को 59 और 60 की धारा वापस से देख लेनी है थोड़ी सी। अगर आप कहेंगे कि सर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये दोनों ही परीक्षा के लिए काम की नहीं है? हाँ, ये बात भी भूल गया मैं, लास्ट में आपको 50-60 धाराएं बताऊंगा जो परीक्षा के लिए आपको पढ़नी है, पर अभी अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो 59 और 60 ये 2 धाराएं हैं। 59 में ये कहा गया है कि जैसे मान लेते हैं कि डीएम साहब का, कलेक्टर साहब का ऑफिस है, इसके नीचे कोई ब्रांच है, इसकी कोई एक ब्रांच है जो मान लेते हैं कि अकाउंट्स का काम करती है, कोई शाखा। तो इस जो ब्रांच है ये अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? ये जो डीएम साहब का ऑफिस है इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये की ये बात 59 में लिखी गई है। 59 ये कहता है कि जो भी कोई कमेटी है वो अपने अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती। और ये बात सही भी है, क्यों? ऐसे तो अलग अलग समिति फिर स्वतंत्र हो जाएंगी। ये जो कमेटीज हैं, जो समिति है, ये जो जितनी भी कमेटीज हैं, ये सारी की सारी जो कमेटीज हैं ये किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? ये करेंगे जो नगर पालिका के जो अनुदेश हैं, उनके जो डायरेक्शन है, उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। बात समझ में आ गई? 59 में इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। एक बहुत भर के 1 पेज का आर्टिकल है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना कि जो भी नगर पालिका की जो कमेटीज बनेंगी वो कमेटीज किसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। ये
इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो नगर पालिका के लॉ है। एक बात और है इसमें, नगर पालिका के लिए जितनी भी कमेटीज बनी है उनको अगर कोई फंड रिलीज करना, कोई फंड उनको खर्च करना, तो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि नगर पालिका के बजट में इसका प्रावधान नहीं हो। ये बहुत साधारण बात है। अब बात करते हैं 60 की। देखिए धारा 60 में लिखा गया है कि वार्ड समिति की सामान्य क्या क्या कार्य होंगे, अर्थात कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कमेटीज करेंगी। तो कमेटीज का जो मुख्य काम होगा वो तो आपको पता है कि जो वार्ड हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप समझ जाएंगे, जैसे ये एक वार्ड है, पूरी नगर पालिका है, ऐसे मान लेते हैं पूरी नगर पालिका है, और इसमें ये वार्ड बने हुए हैं, ये वार्ड, ठीक आप समझिए ध्यान से। और ऐसा मान लेते हैं कि वार्ड समिति को छोड़कर कुछ और कमेटीज बनाई गई हैं, कुछ और समितियां बनाई गई हैं। अब वो समितियां क्या काम करेंगी, वो पता है कि वो सफाई का काम भी करेंगे, वो स्वच्छता का काम भी करेंगे, वो गंदी बस्तियों का मैनेज करने का काम भी करेंगे, वो लाइटिंग के काम भी करेंगे, आवारा फसलों से संबंधित काम करेंगे, ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य करेंगे, लोगों में जागरूकता किसी बात को लेकर फैलाना वो कार्य भी करेंगे, अगर कोई बीमारी है उसके कंट्रोल के लिए जितने भी प्रोग्राम चलते हैं अवेयरनेस फैलाएंगे। इसके अलावा कमेटीज है वो समय समय पर कुछ सेमिनार संगोष्ठी आयोजन करें ताकि लोगों को पता चल जाए। इसके अलावा मान लेते हैं कोई नेचुरल, कोई प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर आ गया है, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखे जैसी कोई अगर समस्या आ गई है, तो यहाँ पे लोगों को राहत देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। अभी लंपी जो डिजीज चल रहा है इसको लेकर मान लेते हैं कि कुछ जो भी पशु हैं, गाय हैं, जो गोवंश है, इसको लेकर मान लेते हैं कि कुछ टीके वगैरह लगाने, तो ये काम भी इसके द्वारा कमेटीज के द्वारा हेल्ड किए जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि नगर पालिका में कोई एक समिति है जिसको विशेष काम सौंपा गया है कि नगर पालिका में जितनी भी गंदी बस्तियां हैं आप उनको मैनेज करो। एक समिति का काम ही क्या, केवल गंदी बस्तियों को मैनेज करना। जैसे पुलिस में बहुत सारे दल होते हैं, पुलिस की जो ब्रांच होती है जिले में, जो पुलिस होता है पुलिस दल, उसमें कई सारी अलग अलग शाखाएं बटी होती हैं। उसमें से किसी एक शाखा को काम दिया जाता है कि जब भी कोई QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, मान लेते हैं कोई अचानक कोई दंगा हो गया, आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उस पर अगर आपको क्विक रूप से पूछना है तो उसके लिए एक QRT अलग से एक दल बना दिया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से स्क्वाड बना दिया। ठीक ऐसे ही नगर पालिका में अलग से कोई कमेटी बना दी कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर काम भी नगर पालिका की विशेष समिति द्वारा असाइन किए जाते हैं, वो कर लेगी। इतना ही है इसमें। तो 59 में क्या पढ़ा, 59 में आपको इतना याद रखना। अब आप ओरिजिनल एक्ट भी पढ़ते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं वापस आपसे निवेदन करता हूँ, आप बहुत ज्यादा उसमें किंतु परंतु में नहीं घुसिए, उसकी बहुत बेसिक डिटेल जान लीजिए, क्वेश्चन सही चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और आपको अभी थोड़े दिनों में जो बुक आ रही है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे डालें, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जितना पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है, आप सारे क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे। तो 59 में आपको बता दिया कि जो भी कमेटी है जरूर कौन से कार्य करेगी। कमेटीज असाइन जो कार्य किए जाते हैं नगर पालिका के जो अनुदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। और 60 में लिखा गया कि जो भी नगर पालिका की जो कमेटीज होती हैं, वार्ड जो समिति होती हैं, वार्ड समिति के सामान्य क्या क्या कार्य हो सकते हैं। वार्ड समिति के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसके अलावा ये है कि अपने 60 तक हो गया, 61 बहुत आसान है। 61 समझते हैं कैसे आसान है, 61 समझते हैं अपन कैसे आसान है। इसको ऐसे समझिए, है कुछ नहीं, 66 तक पढ़ते पढ़ते आपको ये लग जाएगा कि कुछ नहीं है। वास्तव में जो अपने 51 से लेकर 66 तक पढ़ने केवल डराने का अध्याय है, उससे अगला अध्याय इससे आसान है। तो 61 में ये लिखा गया है, 61 में कि नगर पालिका को चौहत्तरवां संविधान संशोधन, इसको समझिए, तथा नगर पालिका के एक्ट 2009, इसके अलावा नगर पालिका में सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, समितियों के कार्य करते 2009, कार्य संचालन नियम 2009। इसके अलावा नगर पालिका को बहुत सारे एक्ट और अधिनियम के माध्यम से काम मिले होते हैं कि नगर पालिका को ये काम करने पड़ेंगे। वो ऑलरेडी जो अभी जो 61 वाला मैंने पहले ही समझा दिया आपको, तो आपको तनाव आएगा ही नहीं। 61 में ये लिखा गया कि नगर पालिका के पास जो भी कार्य हैं
नगर पालिका की जो भी शक्ति है वो सारी की सारी शक्तियां नगर पालिका समितियों को सौंप सकती है। सारी का मतलब प्रत्यायोजित कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। जैसे जैसे जो पावर डीएम साहब के पास में होते हैं वो एडीएम साहब को कुछ पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, एडीएम साहब कुछ एसडीएम साहब को कुछ पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही नगर पालिका में जो शक्ति है, नगर पालिका में जो पावर और जो कर्तव्य ड्यूटीज दी गई है वो नगर पालिका कमेटीज को सौंपा जा सकता है। सब क्या है इसमें, कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये पूछेगा परीक्षा में, नगर पालिका के कार्य, शक्तियां, समितियों को प्रत्यायोजित करना मतलब उनको डेलीगेट करना, डेलीगेशन करना उनका, वो किस धारा में लिखा गया है? तो धारा नंबर 61 में लिखा गया है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसका मतलब ये होता है कि नगर पालिका के पास जितने सारे काम हैं उन कार्यों को डेलीगेट किया जा सकता है। और आपको पता है कि धारा अपने 55 पढ़ी जिसमें समिति लिखा गया था, समितियां। इस अध्याय में ये बात लिखी गई है कि धारा 55, धारा 157 जो आगे आएगी, धारा 158 जो आगे आएगी, इनमें जो प्रदत्त जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभी इतना नहीं तनाव लेना आप, जब 55 में आपको पता है क्या, थोड़ा याद कीजिए। 55 में समितियां लिखा गया है, इसका मतलब समितियां क्या क्या करते होते हैं। तो 55 में समितियों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि समितियों की जो भी करते हैं, कार्य हैं, उनको साथ साथ 157 158 धारा पढ़ेंगे प्रत्यायोजन से संबंधित। तो 157 158 धारा 55 इनका प्रयोग करते हुए नगर पालिका जो अपनी शक्तियां हैं वो समितियों को सौंप सकती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतनी रामायण नहीं, एक लाइन में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ये होगा, क्वेश्चन ए परीक्षा में आएगा, नगर पालिका अपने कृत्यों को समितियों को डेलीगेट करेगी, सौंपेगी। किस धारा में लिखा गया? धारा 61 में लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात, नगर पालिका की समितियों का उल्लेख किस धारा में किया गया? तो धारा 55 में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन लिख लो, कि एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग लिख भी लीजिए। ऐसे इग्नोर नहीं करते हैं, जब मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं उसको लिख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, धारा 61 में नगर पालिका की शक्तियों का प्रत्यायोजन समितियों को किया जा सकता है। यह प्रत्यायोजन किस या किन धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों से किया जाएगा? धारा 61 में नगर पालिका शक्तियों का प्रत्यायोजन समितियों को किया जा सकता है। ये प्रत्यायोजन किस या किन धाराओं के तहत, प्रदत्त शक्तियों के तहत किया जाएगा? अब आप सोच रहे इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे आईएएस में जब एग्जाम देते हैं, प्री का एग्जाम देते हैं, तो प्री में अपन को जितना आ रहा होता है उतना क्वेश्चन में आ जाता है। अपन को इतना आ रहा था कि नगर पालिका की शक्तियों का प्रत्यायोजन 61 में लिखा गया है, ये अगले ने क्वेश्चन में दे दिया, अब आगे आपसे उत्तर पूछा है। तो अब इसका आंसर मैं सीधा लिखवा देता हूँ बिना ऑप्शन के। इसका आंसर ऐसे लिखना है, आंसर धारा 55, धारा 157, ये थे धारा 55, धारा 157 और धारा 158, इनके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, इस क्वेश्चन को लिख लो, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे पढ़ सकते हैं।
अब आप मुझे ये पूछेंगे कि क्या इस धारा को भी डिटेल से पढ़ना है क्या? देखो मेरा तो सजेशन ये है कि इससे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनना वो ये है, ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो धारा 61 में नगर पालिका की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, और ये किसके तहत किया जाएगा? 55, 157 और 158, ये आगे पढ़ाएंगे आपको। 158 बात समझ में आ गई? 61 की धारा भी कोई ज्यादा हार्ड लगी नहीं आपको। तो 59 में क्या बताया, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं आपको। 59 में ये बताया कि जो समितियां होती हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेंगी, ऐसा कथन भी आ सकता है एग्जाम में। समितियां अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी, गलत बात। समितियां वो किसके अकॉर्डिंग, जो अनुदेश दिए जाते हैं नगर पालिका अनुदेश, उसके तहत कार्य करेंगी। दूसरी बात, जो भी वार्ड समिति है उनके जो सामान्य कृत्य हैं, सामान्य जो कार्य हैं, वो किस में लिखे गए? धारा 60 में लिखे गए। और वार्ड समिति क्या क्या काम करेगी? मैंने नगर पालिका के कार्य बताए थे आपको, सारे कार्य वार्ड समितियां कर सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है किसी वार्ड समिति को विशेष काम दिया जाता है, वो काम कर ले। इसके बाद धारा 61 में ये बताया गया है कि जो भी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा, नगर पालिका में जो पावर है वो उनको प्रत्यायोजित डेलीगेट किया जा सकता है। किसको? समितियों को डेलीगेट किया जा सकता है। और ये जो समितियां हैं ये ऑब्वियस ही बात है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। और ये जो डेलीगेशन का पावर है नगर पालिका किस धारा के तहत ये कर सकती है? धारा 55, धारा 157, धारा 158 के तहत ये काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा 62 की। धारा 62 पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वो समझिए। धारा 62 देखिए, धारा 62 में क्या लिखा हो उसको अपन अच्छे से समझते हैं। धारा 62 में ये लिखा गया है कि क्या लिखा गया उसको छोड़ के एक चीज और बताते हैं। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन है मेरा, पॉलिटी आपको आती है इसलिए। मान लेते हैं कि आज चुनाव व राष्ट्रपति का, इंटरेस्ट से बताइए, चुनाव व राष्ट्रपति का, और उन्होंने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चुनाव हो गया, कोई ए नाम के व्यक्ति और राष्ट्रपति बन गए। बहुत ध्यान से आपको देखते हैं कि क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि नहीं देते। ए नाम के व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने 8-9 महीने तक काम कर लिया, 8-9 माह तक काम कर लिया। और काम करने का मतलब ये है कि ये समझने के बाद ये अपने आप समझ जाओगे। काम करने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में जब भी कोई एक्ट बिल होता है वो पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, या राज्यसभा फिर लोकसभा और फिर राष्ट्रपति, कैसे भी हो सकता है। राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट। तो बिल पर साइन किसके होने होते हैं? बिल पर अगर सिग्नेचर हो गए प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो गए तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया। ये बात ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई ए नाम के व्यक्ति राष्ट्रपति बने और 8 महीने तक राष्ट्रपति रह गए। फिर पता लगता है कि साहब ये जो ए नाम के व्यक्ति ये तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है, भारत के ना, ऐसा संभव नहीं है, बता रहा हूं कि ए नाम के व्यक्ति तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इनके पास तो भारत की नागरिकता ही नहीं थी। इन्होंने तो अपने फर्जी सारे कार्ड बना के और चुनाव लड़ लिया, राष्ट्रपति बन गए। 8 महीने तक उन्होंने मान लेते कि 10 एक्ट भी बना दिए, जिसमें किसी एक एजुकेशन को लेकर था, एक फॉरेस्ट को लेकर था, एक महिला बाल विकास को लेकर, और बहुत सारे अधिनियम भी बना दिए। नई शिक्षा नीति वो भी लागू हो गई, इन्होंने साइन कर दिए। तब तो 8 महीने बाद पता चलता कि यार ये आदमी तो राष्ट्रपति के लायक ही नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए आप पता कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या इन व्यक्ति को पद से हटाया जाएगा? आपका सीधा जवाब होगा यस, पद से हटाया जाएगा। दूसरी बात, क्या इस व्यक्ति के द्वारा पिछले 8-9 महीने में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को भी निरस्त किया जाएगा या वो कार्य चलते रहेंगे? तो कुछ का जवाब मुझे पता है यस आएगा, कुछ को पता, कुछ को नहीं पता। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति पद की गरिमा है। अब हो ये संभव तो है कि साहब ये आदमी फर्जी तरीके से चुनाव जीत कर आए, नहीं ये फर्जी राष्ट्रपति बन गए, पर इनके द्वारा कार्य जो किए जाते हैं वो कार्य फर्जी नहीं होंगे। अर्थात ये पता लग गया कि आदमी सही नहीं थे, ये राष्ट्रपति पद के लिए लायक नहीं थे, इसके बावजूद इनसे कुछ कार्य करवाया गया, इनके द्वारा जितने सारे एक्ट पास किए गए वो एक्ट रहेंगे भविष्य में भी, उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। हाँ, बाद में संसद चाहे तो उनको निरस्त कर सकती है, पर वो इस आधार पर निरस्त नहीं होंगे कि राष्ट्रपति सही नहीं थे। ये बात 62 में लिखी गई है। अब समझ लो कैसे। 62 में ऐसा लिखा गया कि मान लेते हैं कि किसी को एक समिति का सदस्य है
और इस समिति के सदस्यों, इस समिति का सदस्य सही नहीं है, ऐसा है कि इसने गलत तरीके से चुनाव लड़ा है और गलत तरीके से चुनाव इसने जीत लिया है, तो फिर क्या ऐसा संभव है क्या कि इस समिति के किसी सदस्य द्वारा किया गया कार्य अवैध हो जाएगा? बिल्कुल अवैध नहीं होगा। हाँ, जिस दिन ये पता लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा है, चुनाव जीते हैं, उसके बाद ओबीसी बात है कि ये इन पर निर्बंधन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि अब आगे से बैठक में नहीं आएंगे, सदस्य हटा दिया जाएगा, पर इनके द्वारा किया गया कार्य अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये पर्पज था मेरा ये समझाने का कि आपको 62 अच्छे समझ में आ जाए। अब लिखा क्या गया कि नगर पालिका तथा समितियों के कार्य कर्तव्य उसके सदस्यों की निरहरता के कारण दूषित नहीं होंगे। अब ऐसा कुछ लिखा गया जो आपको समझ में नहीं आता है, इसकी हेडिंग आप लोग लिखिए। मेरे हिसाब से आपको ये 62 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा गया इसमें बता देता हूं। अब 62 को अपन पहले आपको हेडिंग बताए बिना मैं ये बता देता हूं कि इसमें और क्या लिखा गया है। ये नगर पालिका की कोई समिति है और ये नगर पालिका, दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें मान लीजिए कि 10 सदस्य हैं समिति में और नगर पालिका में टोटल मेंबर 25 हैं और एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। इनमें से कोई भी अगर गलत तरीके से चुनाव लड़कर आया है, मान लो अध्यक्ष ही हो गए और ये फर्जी तरीके से चुनाव इन्होंने जीता है या जो भी कुछ किया है, तो ये जो कार्य करेंगे सारे फिर वैध हो जाएंगे, आगे से पद से हटा दिया जाएगा, पर इनके द्वारा किए गए कार्य ठीक होंगे। ऐसे ही किसी समिति में कोई एक मेंबर है जो गलत तरीके से चुनाव जिसने लड़ा है, चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसा हो सकता है, और अब समिति ने कोई कार्य किया तो कार्य उस समय अवैध नहीं होगा। ठीक, अब क्या लिखना है इसकी हेडिंग? अब आसान हो गया, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। इसको लिखिए, समझिए अच्छे से लिखिए। नगर पालिका तथा, इसकी हेडिंग लगा देते हैं, नगर पालिका तथा इसकी समितियों के कृत्य सदस्यों की निरहरता लिखा गया है, निरहरताओं के कारण, या अयोग्यता लिखता हूं, सदस्यों की अयोग्यताओं के कारण दूषित नहीं होंगे। पहले हेडिंग लिखिए आप लोग, नगर पालिका तथा इसकी समितियों के कृत्य सदस्यों की अयोग्यता कारण दूषित नहीं होंगे। पहले आपको ये लिखना है। अब आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है? एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो घुमा के सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि धारा 62 का संबंध किससे, जो कि संभावना कम है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक नगर पालिका के सदस्य या अध्यक्ष के द्वारा उनका निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित कर दिए जाएंगे, कार्य लागू रहेंगे, कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो अगर किसी सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है या वो सदस्य अयोग्य घोषित हो गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक सदस्य था जो चुनकर तो ठीक ही आया था, पर अब उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया, बड़ा अपराध कर दिया और वो जेल में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। या अध्यक्ष ने कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि साहब अध्यक्ष के जो सिग्नेचर किए हुए हैं अब उस कानून को रद्द किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको मेरे हिसाब से लिखवाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर नगर पालिका के, ये आपने हेडिंग लगा ली, नगर पालिका तथा इसकी समिति के कृत्य सदस्यों की अयोग्यता कारण दूषित नहीं होंगी, ये आप लोगों ने हेडिंग लगा ली होगी। अब डिटेल इसके लिखवा देता हूं। अगर नगर पालिका तथा इसकी समिति के किसी सदस्य का
अयोग्य घोषित हो जाने पर किसी सदस्य का अयोग्य या निरर्थ अयोग्य घोषित हो जाने पर कार्य वैध होंगे, किए गए कार्य क्या होंगे, वैध होंगे, वैध होंगे, वैलिड होंगे। अर्थात समिति या नगरपालिका की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समिति या नगरपालिका की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक नोट लगाइए। वैसे इसमें देखिए, इस अध्याय में नगरपालिका और समिति के कार्यवर्त के बारे में लिखा गया है, नोटिस तामील के बारे में लिखा गया है। कोई काम कहानी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो जितना बता रहा हूँ उतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है, आप इस पे विश्वास करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगली बात यह है कि नोट लगाई, लिखिए, अगर सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो वह कार्य करना बंद कर देगा। ओबीसी बात है, वह कार्य करना बंद कर देगा, वह कार्य करना बंद कर देगा, पर उसके द्वारा पूर्व में किए पहले किए गए कार्य, उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य, उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। ये हो गया अपना 62। अब बात करते हैं 63 की, धारा 63। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आप एक बैंक, ठीक इसे धारा 63 समझ में आ जाएगी। आप एक बैंक में जॉब करते हैं, बैंक में, और बैंक में एसी चलते हैं, तो भी सी बात है, महीने का एसी का जो बिल आता है वो बैंक के कर्मचारी की जेब से लगेगा या बैंक से लगेगा, ये बताइए। तो ये तो साधारण क्वेश्चन है। वो भी सी बात है, बैंक का कर्मचारी क्यों देगा भाई जेब से? अगर बैंक में एसी लगे हुए उसका अगर बिल आया है तो बैंक के फंड से कटेगा वो। तो ये कोई लिखने की बात थी, लिख दिया इन्होंने एक अनुच्छेद, एक धारा बढ़ाने के लिए। ये धारा 63 में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया इसको समझ लीजिए। इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो भी नगर पालिका है इसके जो समस्त खर्चे हैं और वे हैं वो साधारण निधि से दिए जाएंगे। अर्थात नगर पालिका के सामान्य खर्चे वे एक्सपेंडिचर्स वे साधारणतः निधि से दायी होंगे। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका के जो भी खर्चे और जो भी व्यय हैं वो किससे दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे नगर पालिका की निधि से। और अगर इस प्रकार का कोई खर्च होता है उसके लिए अध्यक्ष या सदस्य कोई भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। पर अब ऐसा हो गया, मान लेते हैं कि बैंक में एसी लगा हुआ था, ध्यान से समझिए, और इस बैंक का ऐसे डिटेल से देखें, इस बैंक का लॉक लगाना भूल गए कर्मचारी या जानबूझ के लापरवाही कर दी, ये एसी चोरी हो गया उसी दिन। अब बताइए उस एसी का पैसा किससे लिया जाएगा? तो ये आप बता देंगे, ये एसी का पैसा कर्मचारी से लिया जाएगा कि आपने क्यों लॉक लगाने में गलती करी। बात समझ में आ गई क्या? ये बात इतनी। या मान लेते हैं बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उसमें मान लेते हैं कि देने थे किसी को 1000 और बैंक कर्मचारी ने गलती से एक जीरो और लगा के 10,000 रुपए किसी को दे दिए। अब वो बताए बाकी के 9,000 रुपए कहां से लिए जाएंगे? यस, कर्मचारी की जेब से लिए जाएंगे। तो यही लिखा गया है इसमें। आप 63 में ऐसा लिखना क्या है समझ लीजिए।
इसमें ऐसा लिखा गया कि अगर कोई दुर्विनियोग होता है या मान लेते कोई मिसमैनेजमेंट होता है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या वे होता है, तो उसके लिए वो कार्मिक कर्मचारी सदस्य या अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। बस इतनी बात लिखी गई है। तो क्या लिखना है इसमें, हेडिंग लगा लीजिए धारा 63। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जितना आपको परेशान कर सकता है। नगर पालिका के सामान्य खर्चे वे एक्सपेंडिचर साधारण निधि से दायी होंगे, साधारण निधि से दायी होंगे, साधारण निधि से दिए जाएंगे, साधारण निधि से दिए जाएंगे। साधारण से दिए जाएंगे। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी व्यय के लिए एक्सपेंडिचर के लिए, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यय के लिए, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, परंतु किसी दुर्विनियोग मिसमैनेजमेंट दुर्विनियोग हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ये हो गई अपनी धारा 63। अब अपन को 3 धारा और पढ़नी है, 64, 65, 60। तीनों बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। तो चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। देखिए अब वही है कि मैं सीरियस हो गया तो कुछ आपको बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी आ जाती है। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, जैसे 1000-2000 लोग तो पर डे देख ही लेते हैं क्लास को, अगर आप 1-2 लोगों को और ये क्लास शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवा देते हैं तो अपने 10,000 हो जाएंगे। अभी 7-7,500 के आसपास है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इतना तो आपके दोस्त के घर पे 2 फोन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आप लोग 1-1, 2-2 भी अगर थोड़ा सा शेयर कर देंगे, इसको सब्सक्राइब करवा देंगे तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा। ये मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अभी 7-7,500 के आसपास है। आप लोग 1000 लोग हैं, अगर देख रहे हैं क्लास को, देखेंगे 1000-2000 लोग, और अगर 1-2-3 से भी करवा देता है, 3-4 से भी करवा देते हैं तो 2-3 हजार एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। इतना चाहिए, पर इतना होने के बाद 10,000 के बाद मल्टीप्लाई अपने आप थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इतना एक मेरा आपसे गुजारिश है आप लोगों से। अब मैं ये भी तो कह सकता था कि आप लोग मुझे 500-500 रुपए दीजिए तो मैं थोड़ा आपको आगे करवा पाऊंगा, अदरवाइज मेरे मुंह से वर्ड निकलेंगे नहीं बिना पैसे के। आप समझ रहे हैं गरिमा को। मैंने आपसे इतना ही है कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और कुछ लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि सर आपका तो पता नहीं क्या ही है, ये रोज ऐसा बोल देते हो। कुछ को ऐसा भी लगता होगा कि नहीं इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, आप लोग करवा सकते हैं। ये कोई, मैंने ऐसा नहीं कि आपसे आपका हृदय मांग लिया कि आप अपना हार्ट है ना वो भेज दीजिए, या अपना 2 लीटर ब्लड मुझे भेज दीजिए। मैं तो छोटा सा आपसे यही गुजारिश करिए कि आप लोग ये कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ कर देना चाहिए तो कर दीजिए, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। और बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। बिना मोटिवेशन के ऐसे देखो काम करना संभव नहीं होता है। इस आज के समय में जो कौन सा युग है पता ना आपको, कितना इकोनॉमिकली युग है, इसमें आप लोगों को, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए। वापस से नहीं बोलूंगा मैं इस क्लास में आपको, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए अपने हिसाब से। ये हो गया अपना एडवर्टीजमेंट और धारा होगी 63। अब 64, 65 और 66। 64 में और 65 में 2 बातें आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, 64, 65 में। जबकि मैं तो तीनों आपको एक साथ भी समझा सकता हूँ, चाहिए दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। देखिए
धारा 64, तीनों एक साथ समझाता हूं, धारा 65 और धारा 66। देखिए मान लेते हैं नगर पालिका में, आपको मैं पढ़ाऊंगा 1974 का नियम, जिसमें सामान्य क्रय अनुबंध नियम। इसमें ऐसा होता है कि नगर पालिका कोई कार्य करवाने के लिए किस प्रकार से निविदा जारी करती है, किस प्रकार से निविदाएं भेज जाती है, किस प्रकार से निविदाएं आती हैं। 64 में यह लिखा गया 64 में कि नगर पालिका का कोई भी पदाधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो किसी संविदा में भाग नहीं लेगा। मतलब जैसे मानते हैं कि टेंडर निकला कि यहां से यहां तक सड़क बनवानी है, और नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है या अन्य कोई कर्मचारी होता है, वो अपने किसी सगे संबंधी को या खुद इसमें एक निविदा डाल दे, क्योंकि उसको तो पता ही होता है कि किस रेट पे आवेदन हुए हैं। तो 64 में ऐसा लिखा गया कि नगर पालिका का कोई भी जो कर्मचारी है, कार्मिक है, वो कोई संविदा या हित नहीं रखेगा संविदा में। फिर अगली बात है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा रख ले, ऐसा कर ले, तो क्या बिगाड़ लोगे, 5,000 रुपए जुर्माना। अभी 5,000 रुपए 2009 का एक्ट है, इसलिए तो 65 में लिखा गया कि अगर इस प्रकार कोई नगर पालिका का कोई सदस्य कर्मचारी ऐसा हित रखता है संविदा में, तो 5,000 रुपए जुर्माना, चाहे वो खुद हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का हित हो, वो इंटरेस्टेड हो, 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। और 66 में इतना लिखा गया कि ये जो सदस्य हैं, ये लोक सेवक समझे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे, लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे, लोक सेवक। तो क्वेश्चन ये जरूर आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, यहां से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कोई एक सर मेरे इतना याद नहीं था, 2 बातें बताओ। एक बात तो याद रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति जो नगर पालिका में सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी है, अगर वो नगर पालिका में संविदा रखता है, संविदा में हित रखता है वाद, तो कितना जुर्माना, 5,000। और लोक सेवकों की परिभाषा अर्थात नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस धारा में लोक सेवक के बारे में लिखा गया है, 66 में लिखा गया है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 64 की, लिख लीजिए थोड़ा सा, तीनों बहुत बेहद आसान है। इसमें क्या लिखा गया है, नगर पालिका का कोई भी सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी है, वो संविदा जो भी होती है नगर पालिका की, उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वरना तो इनको पता ही होता है सारे कर्मचारियों को कि जैसे मान लेते हैं कि टेबल खरीदनी है नगर पालिका को 500, उसमें पता है कि किन्होंने किस किस रेट लिख के और निविदा डाली है, ये उसे 1 रुपए ज्यादा लेकर अपना काम कर सकते हैं। इसमें लिखा गया कि अगर इस प्रकार कोई करता है तो फिर 5,000 रुपए जुर्माना। और इसमें लिखा गया कि लोक सेवक किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो लिख लीजिए, लिखिए 64 में लिखिए, नगर पालिका पदाधिकारियों का, नगर पालिका पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। नगर पालिका किसी पदाधिकारियों किसी संविदा में हित नहीं रखना, नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में इंटरेस्ट नहीं रखना, हित नहीं रखना। इसमें लिखिए नगर पालिका का कोई भी पदाधिकारियों में सब आ जाते हैं। नगर पालिका कोई भी पदाधिकारी किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, हित नहीं रखेगा। फिर 65 इसमें लिखिए, नगर पालिका के साथ किसी संविदा में हित रखने वाले सदस्य अधिकारी के लिए जुर्माना, शास्ति बोलते हैं इसको, शास्ति, और आप जुर्माना लिख लो, शास्ति जुर्माना, सीधा जुर्माना लिखते तो भी चल जाएगा कि अगर कोई हित रखता है तो क्या जुर्माना होगा। तो लिखिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। अब अंतिम लिखिए धारा 66, लिखिए लोक सेवक की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लीजिए लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा देखिए, इंडियन पिनल कोड अभी बात नहीं करेंगे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें धारा
21 में लोक सेवक के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है 66 में कि जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, देखिए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ एंड इंडियन पिनल कोड, ये 1860 लॉर्ड मैकाले के टाइम की, लॉर्ड मैकाले नहीं, यहाँ पे शायद लॉर्ड केनिंग के समय की बात है। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें 21 जो धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा, वही लोक सेवक की परिभाषा यहाँ पे है। पर आपसे ये तो नहीं पूछेगा, आईपीसी तो अपने सिलेबस में नहीं है, पर ये जरूर पूछ सकता है कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में लिखी गई है। धारा 66 में लिखी गई है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये अपना हो गया 51 से लेकर 66 तक, अपने विधिवत रूप से पूरा कंप्लीट कर लिया। इसकी कल एक रिवीजन क्लास आएगी 51 से लेकर 66 तक, और आप अगर नीचे कमेंट करके बताएंगे सर 1 से लगाकर वापस 66 तक करवाओ, तो मैं वो भी करवा दूंगा। और साथ में फिर अभी एक प्लान ये है कि साथ में 20 मिनट पर डे एक्स्ट्रा देकर एक एक योजनाएं, 8 योजना सिलेबस में एक एक योजना कर ले, और इस वाले संडे को तीनों के तीनों रूल एक साथ 2-3 घंटे क्लास लेके, जिसमें सामान्य कर अनुबंध नियम 1974 और दो कार्य संचालन नियम 2009 और समितियों के कार्य करते 2009, तीनों नियम एक साथ 2 घंटे की क्लास में वो पूरे कर दें। बहुत लिमिटेड आपके बचा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी तनाव नहीं लीजिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और साथ में अपने नोट्स हैं वो तैयार करते रहिए, और बाकी आपको बुक भी मिल जाएगी जल्दी, उसका भी अपन करते हैं। मैंने आप केवल एक रिक्वेस्ट करी है, वो आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, कि आप लोग थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो ये एक अच्छा नंबर हो जाएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।